आज सबसे पहले हम दिल्ली सरकार की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं और उसके अनैतिक खर्च का विश्लेषण करेंगे। इस अनैतिकता के पीछे एक बड़ा विज्ञापन घोटाला छिपा हुआ है, जिसके बारे में आज पूरे देश को पता होना चाहिए। गोवा और पंजाब के चुनावी नतीजों ने कैसे अरविंद केजरीवाल के राष्ट्रीय नेता बनने के सपने को चकनाचूर कर दिया, इसका विश्लेषण हम पहले ही कर चुके हैं, क्योंकि लोगों ने खुद इस सपने को तोड़ा है। लेकिन आज मैं आपको सबूतों के साथ ये बताना चाहता हूं कि कैसे राष्ट्रीय नेता बनने के लिए अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा पानी की तरह बहा रहे थे। ये खुलासा 10 मार्च को दिल्ली विधानसभा में पेश हुई सीएजी की रिपोर्ट के जरिए हुआ है। सीएजी ने अपनी नई रिपोर्ट में बताया है कि दिल्ली सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले ही वर्ष में करीब 28 करोड़ 71 लाख रुपए दिल्ली से बाहर के विज्ञापनों पर खर्च किए गए। आपको यह बात सीधे समझ में नहीं आई होगी, इसलिए हम इसे आपको आसान भाषा में अब समझा देते हैं। कोई भी सरकार अपने कामकाज को लोगों तक पहुंचाने के लिए विज्ञापनों का सहारा लेती है, इसमें कोई बुराई नहीं। सरकार जब भी कोई नई योजना लेकर आती है तो विज्ञापनों के जरिए ही आम लोगों तक उसे पहुंचाती है। जाहिर सी बात है कि सरकार को योजना उन्हीं लोगों तक पहुंचानी होती है जिनके लिए वो योजनाएं बनाई गई होती हैं और जिन लोगों के लिए वो सरकार जिम्मेदार होती है। यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान की सरकार अपने राज्य के लोगों तक कोई बात अगर पहुंचाना चाहती है तो वो अपने राज्य में छपने वाले अखबारों या रीजनल टीवी चैनल्स पर विज्ञापन देती है, क्षेत्रीय चैनल्स पर विज्ञापन देती है, जो कि उनके राज्यों में देखे जाते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार थोड़ा अलग तरीके से काम करती है। दिल्ली सरकार ने ऐसा नहीं किया। दिल्ली सरकार ने अपने विज्ञापन पूरे देश के अखबारों में छपवाए और नेशनल न्यूज चैनल्स यानी राष्ट्रीय न्यूज चैनल्स पर प्रसारित करवाए। ऐसे चैनल्स जो किसी एक राज्य में नहीं, यानी दिल्ली में नहीं, बल्कि पूरे भारत में देखे जाते हैं। सरकारी विज्ञापनों को लेकर बनाई गई गाइडलाइंस साफ तौर पर कहती हैं कि विज्ञापनों का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। सरकार के विज्ञापनों से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो किसी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। गाइडलाइंस में यह भी लिखा गया है कि विज्ञापनों में राजनीतिक निष्पक्षता बनी रहनी चाहिए। विज्ञापनों से कहीं भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो किसी राजनीतिक हस्ती का गुणगान कर रहे हैं, किसी नेता का गुणगान कर रहे हैं, किसी खास नेता की छवि चमकाने के लिए किए गए हैं। यह भी लिखा गया है कि सरकार चला रही किसी पार्टी के नाम, लोगो या झंडे का इस्तेमाल सरकारी विज्ञापनों में नहीं होना चाहिए। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जून और जुलाई 2015 में दिल्ली सरकार के शिक्षा बजट का विज्ञापन देश भर के 18 न्यूज चैनल्स पर दिया गया था और इसमें दिल्ली सरकार की बजाय केजरीवाल सरकार का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा अगस्त और सितंबर 2015 में दिल्ली सरकार ने एक और मीडिया कैंपेन शुरू किया था, जिसमें दिल्ली की कई सार्वजनिक जगहों पर होर्डिंग्स और बिलबोर्ड्स लगाए गए थे। इन विज्ञापनों में भी केजरीवाल सरकार के 6 महीने ऐसा शब्द, ऐसी लाइन लिखी गई थी, जबकि केजरीवाल सरकार की जगह यहां पर दिल्ली सरकार लिखा जाना चाहिए था। इसके बाद फरवरी 2016 में दिल्ली सरकार ने 14 राज्यों के 26 राष्ट्रीय अखबारों और 27 क्षेत्रीय अखबारों में 4 दिनों तक 2 फुल पेज विज्ञापन दिए। इसके अलावा 89 टीवी चैनल्स और 7 एफएम रेडियो चैनल्स पर भी विज्ञापन दिए गए। इसमें कुल मिलाकर 33 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च किए गए। यानी दिल्ली के बाहर के राज्यों में भी दिल्ली सरकार ने विज्ञापन दिया। यही नहीं, इन विज्ञापनों में हर जगह आम आदमी पार्टी की सरकार लिखा हुआ था, जबकि गाइडलाइंस के हिसाब से किसी पार्टी के नाम का इस्तेमाल सरकारी विज्ञापनों में नहीं किया जा सकता। लेकिन यहां पर इन विज्ञापनों में आम आदमी पार्टी की सरकार ऐसा लिखा हुआ था। इनमें से दिल्ली के टीवी चैनल्स और अखबारों में सिर्फ 4 करोड़ 69 लाख रुपए खर्च हुए, जबकि दिल्ली से बाहर के अखबारों और चैनल्स पर दिए गए विज्ञापनों पर करीब 28 करोड़ 71 लाख रुपए खर्च किए गए। अब आप सोचिए कि ये कैसी सरकार है जो कि अपने विज्ञापनों पर दिल्ली के अंदर कम पैसा खर्च कर रही है और दिल्ली के बाहर देश के दूसरे हिस्सों में ज्यादा पैसा खर्च कर रही है। यानी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली वालों की कमाई के करीब 28 करोड़ 71 लाख रुपए बाहर के राज्यों में सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपनी छवि चमकाने के लिए बर्बाद कर दिए। दिल्ली सरकार के कुछ टीवी विज्ञापनों में केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की
छवि को खराब करने की कोशिश भी की गई। यानी दिल्ली सरकार ने आम लोगों के पैसे से केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस के खिलाफ विज्ञापन दिए, जबकि गाइडलाइन साफ तौर पर कहती हैं कि सरकारी विज्ञापनों को राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए। यह टैक्स पेयर के यानी आपके पैसे से जुड़ा एक अनैतिक खर्च है और खास तौर पर हमारे वो दर्शक जो दिल्ली में रहते हैं, जो इस वक्त हमें हमारे दिल्ली के दर्शक देख रहे हैं, उन्हें यह खबर बहुत ध्यान से देखनी चाहिए, क्योंकि आप सबके पैसे का यानी दिल्ली वालों के पैसे का गलत इस्तेमाल केजरीवाल की सरकार ने किया है, जिसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। आप अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा निकालकर पूरी ईमानदारी के साथ सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं और ये टैक्स आप ये सोचकर देते हैं कि इससे सरकार देश के विकास कार्यों में अपना योगदान देगी, सरकार इसको विकास कार्यों में खर्च करेगी, समाज के विकास कार्यों में खर्च करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेगी, जिससे आपको और आपके राज्य में रहने वाले दूसरे लोगों को फायदा होगा। और आप ये सोचकर अपना टैक्स देते हैं कि इस विकास कार्य में आप अपना ईमानदारी से योगदान दे रहे हैं। लेकिन अब जरा सोचकर देखिए कि अगर आपको यह पता चले कि आपने जो पैसा टैक्स के रूप में दिया है, उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा किसी नेता ने अपनी छवि चमकाने में खर्च कर दिया, तो आपको कैसा लगेगा? कोई नेता आपके पैसे को अपना बड़ा सपना पूरा करने के लिए खर्च कर रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर है आप खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगे। आपको लगेगा आपके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि यह पैसा आपने टैक्स के रूप में दिया था, किसी नेता की छवि चमकाने के लिए चंदा नहीं दिया था। लेकिन दिल्ली सरकार को ऐसा लगा कि आपने जो पैसा टैक्स के रूप में दिया है, वो असल में आपने शायद केजरीवाल की छवि चमकाने के लिए चंदा दिया है, और इसी तरीके से सरकार ने उसे इस्तेमाल भी कर लिया। दिल्ली की जनता इस समय ऐसा ही सोच रही है। लोकतंत्र में सरकारों की यह जिम्मेदारी होती है कि आम आदमी के पैसे का दुरुपयोग न हो, लेकिन जब सरकार आम आदमी के पैसे से अपनी राजनीतिक पार्टी का प्रचार करती है, तो इसे नैतिक भ्रष्टाचार माना जाता है। हमें आपको यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि नैतिक भ्रष्टाचार का यह घोटाला दिल्ली की उस सरकार से जुड़ा हुआ है जो आम आदमी के नाम पर बनी है। सीएजी की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि दिल्ली सरकार ने टैक्स पेयर के पैसों से दिल्ली के बाहर भी विज्ञापन दिए, जिसमें करीब 29 करोड़ रुपए खर्च किए गए। एक निश्चित अवधि में 29 करोड़ रुपए दिल्ली से बाहर ऐड पे खर्चा किए। अब हम सवाल कर रहे हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को, ऐसी सरकार को जो दिल्ली का पैसा दिल्ली से बाहर ऐड पे खर्चा करता है, उसका मतलब क्या है और इसके लिए क्यों न उनको दोषी मांग करके उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो। टोटल जो है फिगर्स बहुत ज्यादा है जो उन्होंने दिल्ली से बाहर खर्च किए। तो टोटल फिगर्स हम लोगों ने जो कैलकुलेट करे थे, वो टोटल फिगर्स जो हैं इनका 100 करोड़ से भी ऊपर जाता है जो इन्होंने आउटस्टेशन एक्ट में खर्च किया है। तो ये 29 या 30 करोड़ जो अभी इसमें क्या कह रही है, ये उस टेस्ट केस में से जो इन्होंने अपने 1 साल पूरा होने के टाइम पे जो खर्च किया है, सिर्फ वही एक टेस्ट केस में करा है। बाकी जो उन्होंने खर्च करे हैं बाहर, दिल्ली से बाहर, वो उन्होंने कैलकुलेट नहीं करा। तो दिल्ली से बाहर टोटल उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया। ये गलत है। दिल्ली से, ये दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा अपने खुद की पर्सनल फायदा उठाने के लिए पूरे देश भर में खर्च करना, तो ये दिल्ली के लोगों के साथ में धोखा है। लेकिन नैतिक भ्रष्टाचार का यह मामला सिर्फ दूसरे राज्यों में दिल्ली सरकार के विज्ञापन देने तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली सरकार ने अपने विज्ञापनों के माध्यम से लोगों को भ्रमित करने का भी काम किया है। सीएजी रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि फरवरी 2016 में विज्ञापनों में बताया गया था कि दिल्ली के 3 पुलों को बनाने में 347 करोड़ रुपए की बचत की गई। लेकिन सीएजी के ऑडिट में पता चला कि ये तीनों पुल अभी तक भी पूरे नहीं बने हैं। यानी पुलों के पूरा निर्माण हुए बगैर लोगों को भ्रमित करने के लिए 347 करोड़ रुपए की बचत वाले विज्ञापन दिए गए। इसके अलावा फरवरी 2016 में एक और टीवी विज्ञापन दिया गया, जिसमें यह बताया गया कि दिल्ली में पहले जो डिस्पेंसरी 5 करोड़ रुपए में बनती थी, उसे अब दिल्ली सरकार सिर्फ 20 लाख रुपए में बना रही है। लेकिन इसके जवाब में दिल्ली सरकार कोई सबूत नहीं दिखा पाई। बाद में यह पता चला कि वर्ष 2015-16 में कोई भी डिस्पेंसरी बनी ही नहीं। यानी विज्ञापन में सरकार ने झूठे दावे किए। अब विपक्ष दिल्ली सरकार से जवाब मांग रहा है।
दिल्ली के लोगों का या किसी भी एक राज्य के लोगों के टैक्स का, मेहनत का दिए हुए पैसे से सरकार अपना इश्तहार करती है, और वो इश्तहार आप मेरे भले के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मुझे तो बता सकते हैं मेरे लिए कौन सी स्कीमें हैं, मेरी सरकार ने मेरे लिए क्या किया, या मेरे लिए क्या नए कानून बने हैं, क्या नई चीज़ें आई हैं, वो तो मैं मान सकता हूँ। दिल्ली की इंसान की गाढ़ी कमाई के पैसे से आम आदमी पार्टी अपने सरकार का गुणगान बंबई में कैसे कर रही है, केरला में कैसे कर रही है, बंगाल में कैसे कर रही है, मध्य प्रदेश में कैसे कर रही है। तो अगर मेरे कमाई का पैसा मुझे बताने के लिए मेरी सरकार क्या करे तो मानते हैं, किसी और को बताने के लिए इसका मतलब है अपने राजनीतिक लाभ के लिए पैसा इस्तेमाल किया। शीला दीक्षित जी जब मुख्यमंत्री थी तो सबसे ज्यादा पब्लिसिटी का बजट 22.5 करोड़ का खर्च हुआ था। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने अपने पब्लिसिटी के लिए 525 करोड़ का बजट पारित किया, और उसमें 29 करोड़ रुपया दिल्ली के बाहर, कई गोवा में, कई पंजाब में और दूसरे प्रांतों में खर्च किया। अपनी पार्टी खड़ी करने के लिए सरकारी पैसे का, जनता के पैसे का इस प्रकार का दुरुपयोग करना उनको शोभा नहीं देता। खुद को साधन शुचिता की बात करने वाले केजरीवाल जी ने इसका जवाब देना चाहिए। यानी दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे से अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीतिक दुकान सजा रहे थे। आम आदमी के पैसे के इस लूट पर दिल्ली वालों का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। जिस लेवल पे बात करके इस जगह पे पहुंचे हैं, जनता ने आपको पहुंचाया है, उस पैसे को दिल्ली के जनता के उस पैसे को किस तरह से मिसयूज कर रहे हैं। एक एडवर्टाइजमेंट हो या जो उसका खर्च करने का भी एक तरीका होता है, एक क्लियरिटी होती है हर चीज़ में। दिल्ली का पैसा तो दिल्ली में ही रहना चाहिए ना, बाहर क्यों जाए। पंजाब का पैसा पंजाब में रहो। तो लग रहा है कि गलत किया उन्होंने कि पंजाब का, दिल्ली का पैसा पंजाब में ले गए, मणिपुर में ले गए, कहाँ ले गए, ये तो गलत बात है। जो दिल्ली सरकार से ऐड मिलती है, जो सहायता मिलती है, उसको दिल्ली में लगाइए। ये नहीं उसको बाहर ले जाकर अपना प्रचार कीजिए, या अपने इलेक्शन के लिए या किसी भी अपने यूज़ के लिए उसको करें, वो गलत है। हाँ जी, बिल्कुल धोखा है, दिल्ली की जनता के साथ धोखा ही। इस सीएजी रिपोर्ट में और भी कई अनियमितताएं उजागर हुई हैं। जैसे दिल्ली में डेंगू से 409 लोगों की मौत हुई, तो सरकार ने सिर्फ 60 लोगों की मौत सरकारी आंकड़ों में दिखाई। अब विपक्ष सवाल पूछ रहा है। डेंगू केसेस में देखेंगे कि कितनी मृत्यु हुई है पिछले सालों में, तो आप देखेंगे रिपोर्ट करी गई है। सबसे पहला टेबल है कि 60 लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन उसके नीचे जो आप अगर देखेंगे, जो पैरा 1.5.2 में भी मेंशन किया है सीएजी की रिपोर्ट में, कि हॉस्पिटल्स ने 409 केसेस, 409 केसेस हॉस्पिटल्स ने डेंगू डेथ के रिपोर्ट करें, और उसके मुकाबले केवल 60 केसेस, सिर्फ 60 केसेस सिर्फ जो है ये रिपोर्ट करा गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी अनियमितता है। इनका ये कहना है कि डेंगू डेथ रिव्यू कमेटी ने प्रॉपर गाइडलाइंस के तहत इसको स्क्रीन करना था, लेकिन कोई भी प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं होने की वजह से किसी को ये मालूम ही नहीं है कि ये 409 केसेस के 60 केस कैसे कर दिए गए। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी बन गई है जिसे जोर शोर से विज्ञापनों का चस्का लगा हुआ है। खुद को प्रचारित करने में आम आदमी पार्टी कभी भी पीछे नहीं रहती। ये अलग बात है कि उसका ये दांव अक्सर उल्टा पड़ जाता है। उदाहरण के तौर पर 11 मार्च को जब पंजाब और गोवा के नतीजे आए, तो आम आदमी पार्टी ने बड़े जश्न की तैयारी कर ली थी। ये तस्वीरें इसकी गवाह हैं। लेकिन नतीजों में जब एएपी हार गई, तो ये पूरी तैयारी धरी की धरी रह गई। इस वक्त हम दिल्ली के फ्लैगस्टाफ रोड पर खड़े हैं, वही स्थान जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहते हैं। चुनावों के नतीजों को देखते हुए यहां बड़े इंतजाम किए गए थे। भीड़ को संभालने के लिए बैरिकेड लगाया गया है, बड़ा स्क्रीन लगाया गया है, गुब्बारे लगाए गए हैं और एक स्टेज बनाया गया है। और इतना ही नहीं, रेड कारपेट भी बिछाया गया है। जिस भीड़ को काबू करने के लिए बैरिकेड लगाए थे, वो भीड़ नहीं आई, क्योंकि नतीजे आम आदमी पार्टी के पक्ष में नहीं आए। खुद का प्रचार करने में बुराई नहीं है, लेकिन जब ये प्रचार उन लोगों के टैक्स के पैसों से होता है जिनके नाम पर आपने सरकार बनाई है, तो ये नैतिक भ्रष्टाचार माना जाता है, जिसकी पूरी जांच होनी चाहिए। निवृत्ति मोहन के साथ अश्विनी गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। और आज मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूं। ये देखिए, ये फ्रेम आपने अक्सर आजकल सोशल मीडिया पर और चैनल्स पर और अखबारों में ज़रूर देखा होगा, जहां लोग अपनी ऐसे करके तस्वीर खिंचवाते हैं। सामने एक पेपर का बड़ा सा पीस होता है और उस पर कुछ झूठे स्लोगन्स लिखे होते हैं। लेकिन मैं कोई झूठा स्लोगन लेकर नहीं आया हूं, मैं आपके लिए कुछ तथ्य लेकर आया हूं। इस तरीके से ये सीएजी की रिपोर्ट है जो हाल ही में 10 तारीख को पेश की गई है, जिसके बारे में अभी हमने आपको जिक्र किया। और इसमें क्या लिखा है, ये पूरी रिपोर्ट हमने पढ़ी। सीएजी की रिपोर्ट क्या कहती है, देखिए आप। इसमें लिखा है,
साफ साफ लिखा है। जैसे कुछ टीवी क्लिप्स के बारे में लिखा है जो विज्ञापन दिए गए थे। बोथ दीज टीवी क्लिप्स रेफर्ड टू द दिल्ली गवर्नमेंट एज केजरीवाल सरकार एंड रेफर स्पेसिफिकली टू केजरीवाल at a number of places attributing achievements of the government to his personal endeavors, ऐसा इसमें लिखा है। फिर आगे लिखा है ऑडिट ऑब्जर्व दैट ऑल द क्रिएटिव्स इंक्लूडिंग द कैप्शन लाइन केजरीवाल सरकार के 6 महीने, इसमें उन्होंने ये आपत्ति की है कि केजरीवाल सरकार के 6 महीने नहीं लिखा होना चाहिए था। और एक और खास बात आपको मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। 9 TV clips were also approved for telecast on 89 TV channels, including regional language channels of other states, as well as 7 radio jingles for broadcast on 7 FM channels. The TV clips were telecast for 7 days. फिर उन्होंने आगे तारीख लिखी है कब से कब तक। The total expenditure incurred on the campaign was 33.40 crore. और फिर आगे बहुत सारी डिटेल्स इसमें लिखी हुई हैं। Another TV clip refers to specific achievements of Aam Aadmi Sarkar and reference is made to hurdles faced by the government and seeks to project the central government and Delhi police in a negative light. ऐसा CAG की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। और अगर आप इसको पूरी रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो मेरा ये दावा है कि देश के हर नागरिक को और ख़ास तौर पर हमारे जो दिल्ली के दर्शक हैं, दिल्ली के हर टैक्स पेयर को CAG की रिपोर्ट ज़रूर पढ़नी चाहिए। और ये पढ़कर आपका मन बहुत खट्टा होगा, आपको दुख होगा और आपको ये भी पता चलेगा कि अगर आप टैक्स देते हैं तो आपके टैक्स की कैसे बर्बादी हो रही है, सिर्फ कुछ लोगों के सपने पूरे करने के लिए, कुछ लोगों की छवि चमकाने के लिए कैसे आपकी गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग किया जा रहा है। वाकई में आपको बहुत दुख होगा। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसे लाइट्स, कैमरा और एडवर्टीजमेंट वाली राजनीति करने का बहुत चस्का है। आपने देख लिया कि कैसे आम आदमी ने टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल अपनी राजनीति चमकाने के लिए किया, आम आदमी पार्टी ने। लेकिन सिर्फ विज्ञापनों से कोई भी राजनीतिक पार्टी कभी भी चुनाव नहीं जीत सकती, क्योंकि विज्ञापन हवा में होते हैं और आम आदमी जमीन पर रहता है। हमें ये उम्मीद करते हैं कि अब आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को कुछ दिनों के लिए विराम मिलेगा, क्योंकि पंजाब और गोवा की जनता ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के सपनों को खुद से ही चकनाचूर कर दिया है। आम आदमी पार्टी की इस करारी हार से जुड़े कुछ तथ्य आज हमारे पास हैं जो आपको आज नोट कर लेने चाहिए। शायद आपको ये तथ्य कोई और नहीं बताएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी की गोवा और पंजाब में हार के बाद मीडिया भी बहुत खामोश हो गया है। लेकिन कुछ आंकड़े हैं जो आज आपको नोट करने चाहिए। गोवा में अपने दम पर सरकार बनाने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी के 38 उम्मीदवार अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। गोवा में विधानसभा की 40 सीटें हैं और इन 40 सीटों में से 39 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी। लड़ तो वैसे 40 पर रही थी, लेकिन उनका एक उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ा, इसलिए 39 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा और 39 में से 38 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। यहां पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि जमानत जब्त होने का मतलब क्या होता है। जब किसी उम्मीदवार को अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र में डाले गए कुल वोटों का 1/6 हिस्सा भी नहीं मिल पाता तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। यानी अपनी जमानत बचाने के लिए करीब 16.66% वोट पाने किसी भी उम्मीदवार के लिए आवश्यक है। चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को एक खास रकम पहले जमा करानी होती है और जब कोई उम्मीदवार अपने चुनाव क्षेत्र का 16.6% वोट नहीं ले पाता तो उसका वो पैसा उसे वापस नहीं मिलता और यह कहा जाता है कि उस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। राजनीति की दुनिया में जमानत जब्त होने को बहुत शर्मनाक माना जाता है। ये एक बहुत बुरा शब्द माना जाता है राजनीति की दुनिया में। ये उन नेताओं के साथ होता है, उन उम्मीदवारों के साथ होता है जिनके पास जनता का कोई समर्थन नहीं होता। और गोवा में 40 में से 38 आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ऐसे ही थे जिनके पास जनता का कोई समर्थन नहीं था। वो सिर्फ मीडिया में चल रहे थे, सोशल मीडिया में चल रहे थे, लेकिन ग्राउंड पर उनके पास कोई वोट नहीं थी और इसीलिए 39 में से 38 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। सिर्फ गोवा ही नहीं,
पंजाब में भी आम आदमी पार्टी के 25 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। पंजाब में तो उनका बड़ा चेहरा कहे जाने वाले भगवंत मान भी चुनाव हार गए। भगवंत मान आम आदमी पार्टी के सांसद भी हैं, लोकसभा में हैं। जब नेता विज्ञापनों के चक्कर में फंस जाते हैं तो फिर उन्हें जमीनी हकीकत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं रहता, वो हवा में उड़ने लगते हैं। आम आदमी पार्टी के साथ भी इस बार ऐसा ही हुआ। पंजाब में आम आदमी पार्टी चुनाव जीतने को लेकर कितनी आत्मविश्वास से भरी थी, ये समझाने के लिए अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और प्रवक्ता दीपक वाजपेयी के अलावा कई दूसरे कार्यकर्ता भी आपको नजर आएंगे। ये वीडियो चुनावों के नतीजे आने से पहले शूट किया गया और इसमें एक तरह की रिहर्सल की जा रही है। वो रिहर्सल क्या है? वो ये है कि जब 11 मार्च को नतीजे आ रहे होंगे टेलीविजन पर, जब रुझान टीवी पर दिखाए जा रहे होंगे, तो उस वक्त कैसा माहौल होगा और उस वक्त आम आदमी पार्टी के नेता क्या कर रहे होंगे, उनसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे, टीवी स्टूडियोज में जो न्यूज़ चैनल्स के जो एंकर्स हैं वो क्या कह रहे होंगे, इस चीज़ की रिहर्सल चल रही है और एक तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है। इस वीडियो में संजय सिंह और दीपक वाजपेयी भगवंत मान से फोन पर बात कर रहे हैं और 75 से 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। इस वीडियो में यह भी दावा किया जा रहा है कि भगवंत मान जीत रहे हैं, लेकिन नेताओं के दावों में और चुनाव के नतीजों में कितना बड़ा फर्क होता है ये आपको आज पता चलेगा, क्योंकि ये वीडियो चुनाव के नतीजे आने से पहले रिकॉर्ड किया गया था और जब नतीजे आए तो बिल्कुल उल्टे आए। 75 से 80 सीटों का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी को पंजाब में सिर्फ 20 सीटें मिली हैं, लेकिन एक बार उनकी रिहर्सल पर नजर डालिए। 11 मार्च को काउंटिंग डे के दिन क्या होने वाला है, उस रिहर्सल पर आम आदमी पार्टी की जो रिहर्सल थी वो जरा देखिए। भगवंत मान गाना चल रहा है यहाँ पे लाइव। यार राष्ट्रीय नेता लोग गाना गा रहे हैं, रीजनल लीडर्स ज्यादा परेशान ना करें। हेलो, किकली सुना दो, किकली। अरे छोड़ो यार, पहले यहाँ 100 सीट आ चुकी है नंबर। हाँ हेलो, 11 मार्च का लाइव देख रहे हैं। फुलका जी भारी बहुमत। अच्छा चलिए बात और इस वक्त ताजा खबरें आ रही है जलालाबाद से। भगवंत मान 50,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अभी 11 राउंड की काउंटिंग समाप्त हुई है, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बाबा जी मालवा अकेले नहीं, सरकार में आप मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। मालवा में हर सीट से जबरदस्त बात देखने को मिल रही है इस वक्त। और हमारे साथ लाइन पर है भगवंत मान जी और उनसे हमारे बात करेंगे हमारे संवाददाता दीपक वाजपेयी जी। भगवान जी पहले आपको बहुत बहुत बधाई। जिस तरह आपने पालन की, मालवा से आपको 65 सीटें मिली हैं और 2 सीटें आपने अपने दोस्तों को दे दी है। बताइए कि क्या अब आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार आप होंगे? ले लो नहीं आप हाथ खड़े कराइए बस। आप हाथ खड़े कराइए। भगवान जी आपने लोगों ने हाथ खड़े कराए थे, अब ये मालवा की जनता ने आपको वोट दे दिया। जो सीट आपने गिनाई थी वो सब मिल गई। अच्छा आपकी नजर, आप कह रहे हैं घर घर से इतने सारे आपकी पार्टी में मुख्यमंत्री के लिए काबिल लोग हैं, आपकी नजर में वो कौन 5 लोग हैं जो मुख्यमंत्री हो सकते हैं? नीचे से शुरू कीजिए, आवाज भगवंत मान जी जो सांसद है और जो भारी मतों से इस समय जीत चुके हैं, वो उनके कुछ लाइन में खराबी हो गई। दीपक वाजपेयी जी आप बाद में जुड़ेंगे। बहुत भारी मतों से जीते, जिसमें 3-4 मत काफी भारी थे। अच्छा एक मिनट, आपको स्पीकर पे लिया जा रहा है, पैच किया जा रहा है। अरे पावर चाहिए होगा उसको, पावर चाहिए होगा। हाँ इतने भारी मतों से जीत के आप कैसा महसूस करते हैं?
ये चलता आगे नहीं चलेगा। इस पार्टी भारी मतों से इस्तीफा दे देते। कुल मिलाकर बात यह है कि टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल एक नेता और उसकी पार्टी की छवि चमकाने के लिए किया गया। हमारे देश में वैसे भी बहुत कम लोग टैक्स देते हैं और जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं और उन्हें ऐसी खबरें देखने और पढ़ने को मिलती हैं तो और जब वो उसे ये पता चलता है कि टैक्स पेयर के पैसे की कैसे बर्बादी होती है तो फिर आम लोगों को ये लगने लगता है कि क्या उन्होंने ये टैक्स इसलिए दिया था ताकि कोई नेता उनके टैक्स का, उनके पैसे का दुरुपयोग करे। ऐसे अनैतिक खर्च को देखकर आम आदमी के अंदर टैक्स देने की इच्छा मर जाती है और ये देश के लिए अच्छा नहीं होता। वैसे भी हमारे देश में टैक्स देने वाले लोग बहुत कम हैं। वैसे भी हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि टैक्स देना ही नहीं चाहते क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि टैक्स देना पैसे की बर्बादी है। लेकिन जब ऐसी खबरें सामने आती हैं तो कई बार लगता है कि वाकई हमारे देश के बहुत सारे लोग समझदार हैं जो पहले ही समझ जाते हैं कि अगर उन्होंने टैक्स दिया तो उसकी बर्बादी ऐसे ही होने वाली है। आम आदमी पार्टी के नेता अपने पक्ष में काम करने वाले कुछ न्यूज चैनलों और पत्रकारों से बहुत प्रभावित रहे हैं और उन्होंने अपनी राजनीतिक योजनाएं भी कई बार टीवी के स्टूडियोज में ही बनाई है। और आपने भी देखा होगा कि टेलीविजन चैनल्स में काम करने वाले बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्रांतिकारी पत्रकार ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हैं, उनकी योजनाएं बनाते हैं, उनके सलाहकार के रूप में काम करते हैं। और आज ऐसे तमाम स्टूडियोज में और न्यूज चैनल्स में मायूसी छाई हुई है, सन्नाटा छाया हुआ है। जनता के सामने वो सारी योजनाएं फेल हो गई। आपने नोट किया होगा कि आम आदमी पार्टी के नजदीक रहने वाले कुछ पत्रकारों के बीच एक अजीब सी खामोशी है, जबकि कुछ पत्रकार अब भी ईवीएम्स में और चुनाव आयोग की प्रक्रिया में दोष निकालने में लगे हुए हैं। लेकिन अभी तक देश के मीडिया का एक बड़ा हिस्सा केजरीवाल की हार पर बिल्कुल खामोश है। किसी मीडिया हाउस ने अभी तक केजरीवाल से यह सवाल नहीं किया, उनके दावों का डीएनए टेस्ट नहीं किया। किसी ने उनसे यह नहीं पूछा कि अगर गोवा में आम आदमी पार्टी की इतनी बुरी हालत थी तो वो किस आधार पर यह दावा कर रहे थे कि गोवा में अगली सरकार उनकी होगी। किसी ने उनसे यह नहीं कहा कि पंजाब को लेकर उन्होंने लोगों को इतना भ्रमित क्यों किया। और अब जब हकीकत सामने आई है तो क्या आम आदमी पार्टी ये मानेगी कि वाकई दिल्ली के बाहर उनका कोई बेस नहीं बचा। आपने अक्सर देखा होगा कि परीक्षाओं में जिन छात्रों के नंबर कम आते हैं या वो फेल हो जाते हैं तो वो नतीजों के बाद अक्सर परीक्षा प्रणाली को दोष देने लगते हैं। बहुत सारे छात्र तो ये भी कहने लगते हैं कि कॉपी जांचने वाला ईमानदार नहीं था। लेकिन अच्छे नंबरों से पास होने वाले छात्र जानते हैं कि जो पूरे साल पढ़ाई नहीं करते वो फेल हो जाने पर अक्सर इसी तरह के बहाने लगाते हैं। अरविंद केजरीवाल राजनीति के वो छात्र हैं जिन्हें इन दिनों अच्छे नंबर नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत से इम्तिहान नहीं दिया, उन्होंने पूरे साल मेहनत की ही नहीं, उन्होंने अपना सारा वक्त विज्ञापनों में बर्बाद कर दिया। गोवा में पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, जबकि पंजाब में उनकी पार्टी ग्रेस मार्क्स से भी पास नहीं हो पाई। ऐसे में केजरीवाल ने परीक्षा प्रणाली पर ही सवाल उठाने का फैसला किया है। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग से अपील की है कि दिल्ली में होने वाले एमसीडी के चुनावों में ईवीएम की जगह यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाए। आपको याद दिला दें कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में बुरी तरह से हारने के बाद बीएसपी की अध्यक्ष मायावती ने भी यही आरोप लगाया था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में गड़बड़ी की गई है। और अब केजरीवाल ने भी एक तरह से मायावती की भाषा बोलना शुरू कर दिया है। इसका मतलब यह है कि केजरीवाल पहले ही समझ चुके हैं कि दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव में उनकी हार होने वाली है और वो अभी से उन्होंने उस हार का बहाना तलाश लिया है। इस बीच दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने भी दिल्ली स्टेट इलेक्शन कमीशन को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि एमसीडी चुनाव के लिए वोटिंग ईवीएम के जरिए नहीं बल्कि बैलेट पेपर के जरिए ही होनी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की इस मांग को खारिज कर दिया है। वैसे हम आपको बता दें कि वर्ष 2004 से ही देश के सभी राज्यों में चुनावों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ईवीएम से वोटिंग की प्रक्रिया को पूरी तरह से टेम्पर प्रूफ बनाया गया है और इससे पहले कभी किसी ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए भी नहीं। इस बार ये सवाल कुछ ज्यादा ही उठाए जा रहे हैं और ईवीएम से छेड़छाड़ करना असल में
मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन सा है। आज हम आपको बताते हैं कि ईवीएम कितनी सुरक्षित होती है। जब ईवीएम का निर्माण होता है तो किसी को यह नहीं पता होता कि बैलेट यूनिट्स पर किस पार्टी के उम्मीदवार को कहां पर जगह मिलेगी। जब उम्मीदवारों की सूची फाइनल हो जाती है तभी बैलेट यूनिट्स पर प्रत्याशियों के नाम सामने आते हैं। इन ईवीएम्स को एक स्ट्रांग रूम में रखा जाता है जहां तक पहुंचना आसान नहीं है। पहले चरण में ईवीएम की जांच इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के इंजीनियर्स करते हैं। इस प्रक्रिया में किसी और को शामिल नहीं किया जाता। किसी विधानसभा के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का चुनाव रैंडम तरीके से किया जाता है, यानी किसी विधानसभा में इन मशीनों को किसी ऑर्डर यानी क्रमांक में किसी खास क्रमांक में नहीं भेजा जाता। इसके बाद जब ये मशीनें बूथ पर आती हैं तो वहां पर भी इन्हें रैंडम तरीके से ही भेजा जाता है, यानी कोई भी मशीन किसी भी बूथ पर भेजी जा सकती है। ईवीएम को लगाने का काम उम्मीदवारों या उनके पोलिंग एजेंट्स की निगरानी में किया जाता है ताकि बाद में किसी को कोई शक ना हो, यानी उनके सामने ही इन मशीन्स को इंस्टॉल किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को एक स्ट्रांग रूम में रखा जाता है और अगर उम्मीदवार या उनके एजेंट्स चाहें तो वो इन मशीनों पर अपनी मोहर भी लगा सकते हैं। ईवीएम की कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ये यूआईडी उम्मीदवारों को भी दिया जाता है। किसी भी बूथ पर वोटिंग शुरू होने से पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक मॉक पोल कराता है। ये मॉक पोलिंग सभी उम्मीदवारों या उनके एजेंट्स के सामने की जाती है ताकि सभी को ये यकीन हो जाए कि ये तमाम मशीनें ठीक ठाक काम कर रही हैं। वोटिंग खत्म होने के बाद इन मशीनों को उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स के सामने ही सील किया जाता है। पोलिंग एजेंट्स अगर चाहें तो इन मशीनों पर अपने हस्ताक्षर भी कर सकते हैं। इसके बाद पोलिंग पार्टी मशीनों को एक निश्चित स्थान पर ले जाती है। उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि अगर चाहें तो मशीनों को ले जा रहे वाहन के पीछे पीछे वो जा सकते हैं, उन्हें इसकी छूट है। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर इन मशीनों को एक स्ट्रांग रूम में रख देता है और उम्मीदवार अगर चाहें तो स्ट्रांग रूम के ताले पर अपनी मोहर भी लगा सकते हैं। उम्मीदवार और उनके प्रतिनिधि चाहें तो 24 घंटे स्ट्रांग रूम पर नजर रख सकते हैं। वो स्ट्रांग रूम के बाहर मौजूद रह सकते हैं और निगरानी रख सकते हैं। वोटों की गिनती वाले दिन स्ट्रांग रूम की सील उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों के सामने ही तोड़ी जाती है और वो चेक कर सकते हैं कि जब उन्होंने हस्ताक्षर किए थे या जब उनके सामने सील किया गया था वो सील या वो हस्ताक्षर वैसे ही हैं या नहीं। उम्मीदवार चाहें तो काउंटिंग टेबल पर ईवीएम मशीनों की सील की जांच भी कर सकते हैं। हर मतदान केंद्र में एक रजिस्टर होता है जिसमें मतदाताओं के डिटेल्स लिखे होते हैं। पोलिंग एजेंट्स और उम्मीदवार इन डिटेल्स का मिलान ईवीएम में डाले गए वोटों की संख्या से भी कर सकते हैं। ईवीएम लगाए जाने, स्ट्रांग रूम को सील किए जाने और स्ट्रांग रूम को खोले जाने की प्रक्रिया की बाकायदा वीडियोग्राफी भी करवाई जाती है, यानी सब कुछ कैमरे से शूट किया जाता है। यानी इसका मतलब यह है कि ये एक फुल प्रूफ वोटिंग व्यवस्था है जिसमें छेड़छाड़ लगभग नामुमकिन है। ऐसे में केजरीवाल को यह नहीं भूलना चाहिए कि इन्हीं वोटिंग मशीनों ने उनकी पार्टी को 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 में से 67 सीटें दिलाई थी, लेकिन तब उन्होंने इन ईवीएम्स पर कोई सवाल नहीं उठाया था। तब उन्होंने इस प्रक्रिया पर कोई शक नहीं जताया था। ऐसे ही कांग्रेस भी कई बार और कई राज्यों में इन्हीं ईवीएम्स द्वारा की गई वोटिंग से जीती है, लेकिन कांग्रेस ने भी तब कभी भी कोई सवाल नहीं उठाए। यही हाल मायावती और उनकी पार्टी बीएसपी का भी है। यानी जब ये तमाम नेता और पार्टियां जब तक जीतती रहती हैं तब तक इन्हें ईवीएम और चुनाव प्रक्रिया अच्छी लगती है। जिस दिन ये हार जाती हैं उस दिन इन्हें यही ईवीएम और यही चुनाव आयोग और यही चुनाव व्यवस्था इसमें कमियां नजर आने लगती है। जाहिर है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी को ये बड़ी हार बहुत विचलित कर रही है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर इस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं और इन आरोपों का समर्थन बाकायदा वो पत्रकार भी कर रहे हैं, मीडिया भी कर रहा है। वो मीडिया जो पत्रकारों की दास प्रथा से संबंध रखते हैं, यानी एक ऐसी प्रथा में जिसमें कुछ पत्रकार किसी एक पार्टी की दासता स्वीकार कर लेते हैं, यानी किसी एक पार्टी के दास के रूप में काम करते हैं और फिर आजीवन
उसी पार्टी के आरोपों को साबित करने के लिए अपना सारा अनुभव और अपनी सारी ताकत लगा देते हैं। ऐसे पत्रकारों से भी आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये पत्रकार कभी भी आपके सामने सही तस्वीर पेश नहीं करेंगे।